नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। महानगरों में बढ़ते शोर शराबे के बीच बहरेपन की समस्या भी बढ़ रही है। देश में 9% लोग बहरेपन से पीड़ित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की पहल पर एम्स व देश के 6 अन्य शहरों के बड़े चिकित्सा संस्थानों द्वारा मिलकर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। एम्स के ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अध्ययन में दिल्ली एम्स के अलावा शिमला, शिलांग, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, रायपुर, भावनगर के अस्पताल शामिल थे। इन जगहों पर 90,000 लोगों पर यह अध्ययन किया गया, जिसमें 50% शहरी व 50% ग्रामीण आबादी को शामिल किया गया। अध्ययन में शामिल सभी लोगों के कान की सुनने की क्षमता की जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि 9% लोगों को एक या दोनों कान में सुनने की परेशानी है। अध्ययन में 3.1% लोग ऐसे पाए गए जिन्हें बहरेपन की समस्या बहुत ज्यादा थी। अध्ययन में यह पाया गया कि अधिक उम्र के लोगों और बुजुर्गों में बहरेपन की समस्या अधिक है। उन्होंने कहा कि देश में बहरेपन की स्थिति को जानने के लिए पहली बार इतने बड़े स्तर पर अध्ययन किया गया है। बहरेपन के लिए ध्वनि प्रदूषण तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू खाना भी इसका एक कारण हो सकता है। तंबाकू खाने से लोगों के नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। ऐसे में तंबाकू के दुष्प्रभाव से कान के आसपास का हिस्सा भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा देश में पहले की तुलना में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में बहरेपन की समस्या अधिक होती है। ऐसे में जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ऊंची आवाज में स्पीकर, लाउड स्पीकर इत्यादि बजाना बहरेपन का कारण बन रहा है। अध्ययन में पाया गया कि कान बहने की बीमारी पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। इसका कारण शरीर की स्वच्छता और साफ सफाई बढ़ना है। मेनली कैंसर से बचने के लिए तो एक तो ये है कि प्रिवेंशन में मेन जो ओरल कैंसर का जो इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो टोबैको, स्मोकलेस टोबैको, जो जिस तरीके से ओरल इंटेक लेते हैं वो ज़्यादा ख़राब है। अगर ये प्रिवेंट करेगा तो इंसिडेंस शायद कम हो जाना चाहिए। स्मोकलेस टोबैको के कारण ही वो इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहे हैं आजकल। और दूसरा ये है कि अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को कि मुंह के अंदर कोई भी छाले है, जैसे कि वहाँ से कुछ ब्लीडिंग आ रहा है, छाले ठीक नहीं हो रहे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। वो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट और या ऑन्कोलॉजिस्ट को उनका ओपिनियन लेना चाहिए, ताकि उससे इवालुएट करे या बायोप्सी करके उसको देखे कि उसमें ट्यूमर है। अगर ट्यूमर है तो अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है तो उसका रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि सर जब खासकर बच्चे को देखते हैं कि मुंह में छाले आते हैं, मगर वो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो कुछ लोशन लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, छूट जाता है। तो अगर ठीक हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर का जो अल्सर है वो मीन्स लोशन या उससे वो ठीक होगा नहीं। वो कैंसर का अगर जेल लगा रहे, जेल वगैरह से ठीक नहीं हो रहा है तो वो डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए। आलोक ठक्कर ने जो बोले हैं कि 8 से 9 सर्जरी किए और बहुत जो है बच्चों को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, वो जो केस है वो रेयर केस है। वो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है बच्चे का। जो माँ का जो यूट्रस के अंदर जब डेवलप होता है तो उनका एयरवे डेवलप नहीं होता है, तो बच्चे जब पैदा होता है तो वो सांस नहीं लेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वो सांस लेने से पहले वो जस्ट पैदा होते ही उसको प्लासेंटा सेपरेट करने से पहले बच्चे को एयरवे प्रोवाइड करते हैं ट्रैकेटोमी करके। तो वही वाला मीन्स उसको करने के लिए काफ़ी टीम इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। एक डिपार्टमेंट यूजुअली कर नहीं पाते हैं। यूजुअली इनिशियल इवैल्यूएशन में रेडियोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, उनका हेल्प ज़रूरी होगा। फिर उसके बाद जब डिलीवरी होगा तो ऑब्स्टेट्रिशियन का ज़रूरी होगा, पीडियाट्रिशियन का ज़रूरी होगा, देन ईएनटी का ज़रूरी होगा, एनेस्थीसिस्ट का ज़रूरी होगा। इससे टीम वर्क वो वाला है। यहाँ पे हम पिछला जितने सालों से हमारे डिपार्टमेंट आज तक क्या करता आ रहा है उसको ब्रीफ किया हुआ है। सारे फील्ड में, चाहे वो नोज़ हो, मोस्टली ईयर और ईयर रिलेटेड सर्जरीज, बीमारी, रिहैबिलिटेशन, लैरिंग्स, वॉइस, हेड एंड नेक कैंसर, सब में हम कटिंग एज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अपडेटेड, अप टू डेटेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यही अपडेट करना है। मैडम, जिस तरीके से आलोक ठक्कर सर ने बोला है कि कुछ ऐसे सर्जरी किया गया है 8-9 केस, तो उससे जो कौन सा केस था बता दें।
उसको एग्जिट प्रोसीजर कहते हैं। कॉमन मैन के लैंग्वेज में बच्चा माँ के पेट से बाहर है बट माँ से जुड़ा हुआ है, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड माँ से कनेक्टेड है। सो ये भी बोल सकते हैं बच्चा माँ से अलग नहीं हुआ है बट माँ के पेट से बाहर है, और तब उसको बाहर निकाल के उसकी ब्रीदिंग की जो सांस लेने का जगह है उसमें जगह बनाया जाता है ताकि बच्चा अपने आप से सांस ले पाए, माँ के पेट से बाहर होने के बाद भी सांस ले पाए। वो प्रोसीजर, वो ऑपरेशन करा जाता है, तो उसको एग्जिट प्रोसीजर कहते हैं। वो बहुत ही रेयर प्रोसीजर होता है। जब पहले से पता हो जाए बच्चा पैदा होने से पहले अल्ट्रासाउंड से कि बच्चे का सांस लेने की जगह में मुश्किल है, सांस नहीं ले पाएगा, तो माँ से जुड़ा हुआ, उसका नाड़ी माँ से जुड़ा हुआ होता है लेकिन माँ के पेट के बाहर होता है, तो वो ऑपरेशन करके उसका सांस लेने का रास्ता बनाया जाता है। इस ऑपरेशन जो होते हैं कितने घंटे का सर्जरी होता है, कितनी टीम होता है? इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम एनेस्थेसियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिशियन जो माँ के लिए, तो 2 टीम ऑफ एनेस्थेसिया टीम होते हैं, एक बच्चे के लिए एक माँ के लिए, पूरी की पूरी 2 टीम होते हैं। बच्चे के लिए पीडियाट्रिशियन, ENT सर्जन। सो लगभग मान लीजिए कि 8 से 10 लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है, और उसके लिए हमारी पहले से प्लानिंग पूरी प्रॉपर मॉक ड्रिल होती है, क्योंकि बच्चा हमें टाइम नहीं देगा। हमें 1 मिनट के अंदर उसका सांस का रास्ता बनाना है। 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उससे 1 या 2 बार पूरी 8-10 लोगों के साथ पूरी ऑपरेशन थिएटर में कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन किस स्टेप में क्या करेगा, पूरी मॉक ड्रिल होती है उसकी। डिलीवरी जब शेड्यूल होता है उससे पहले, उसको एग्जिट प्रोसीजर कहते हैं। अभी तक हमने 5 कर लिया है। मुश्किल प्रोसीजर होता है, और ऐसा भी नहीं कि सारे बच्चे सर्वाइव करते हैं, बट हमारे सारे बच्चे कुछ दिन तक सर्वाइव किए हैं। अभी भी एक बच्चा ठीक है, बट काफ़ी उनको एक सिर्फ सांस का प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबको एक बार सांस का रास्ता बन जाए, बाकी चीज़ों को टैकल करनी पड़ती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।